हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर के पिछले वीडियो के अंदर हमने जेनेटिक बेसिस ऑफ इवोल्यूशन के अंतर्गत जीन फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा। उससे आगे का भाग हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन बाय हार्डी विनबर्ग। तो हार्डी और विनबर्ग के द्वारा दिया गया साम्यता का सिद्धांत जो कि इवोल्यूशन के लिए था। तो इसके द्वारा हम इवोल्यूशन को समझ सकते हैं कि उनमें जेनेटिक आधार क्या है इवोल्यूशन का किसी भी पॉपुलेशन के अंदर। इट वाज प्रोपोज्ड बाय G.H. हार्डी एन इंग्लिश मैथमेटिशियन। यानी कि ये जो नियम है या ये जो सिद्धांत दिया गया ये दिया गया था G.H. हार्डी के द्वारा, और जो कि एक अंग्रेजी मैथमेटिशियन या गणितज्ञ थे। और उनके साथ में थे W. विनबर्ग जो कि एक जर्मनी के फिजिशियन थे। और इन्होंने स्वतंत्र रूप से जो है 1908 में ये सिद्धांत दिया था जिसे हम हार्डी विनबर्ग लॉ कहते हैं। इट describes a theoretical situation in which a population is undergoing no evolutionary change। और इस सिद्धांत के अनुसार इसमें यह प्रदर्शित किया गया है कि ये एक थियोरिटिकल सिचुएशन है, यानी केवल थ्योरी के रूप में ही इसे देखा जाता है, प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं होता है नेचर के अंदर। तो थियोरिटिकली सिचुएशन के अंदर किसी एक पॉपुलेशन के अंदर जहाँ पर किसी भी प्रकार के उद्विकासीय परिवर्तन नहीं हो रहे हैं उसको ये नियम जो है परिभाषित करता है। In fact, it defines the genetic structure of a non-evolving population। तो वास्तव में यह नियम जो है यह प्रदर्शित करता है कि किसी ऐसी पॉपुलेशन के बारे में ये बताता है जिसमें इवोल्यूशन नहीं हो रहा है और उसमें जेनेटिक स्ट्रक्चर यानी आनुवांशिक संरचना उस पॉपुलेशन की किस प्रकार की है। तो केवल ये ऐसी पॉपुलेशन के ही जेनेटिक स्ट्रक्चर के बारे में बता सकता है नियम जो कि नॉन इवॉल्विंग हो। म्यूटेशंस इंट्रोड्यूस न्यू जीन्स इनटू अ स्पीसीज। तो जो उत्परिवर्तन होते हैं उसके कारण किसी जाति के अंदर नए जीन जो है वो आते हैं, रिजल्टिंग टू चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसीज। और इसके कारण क्या होता है, यानी म्यूटेशन के कारण ये होता है कि इनकी जीन फ्रीक्वेंसी या जीनों की जो आवृत्ति होती है ये परिवर्तित हो जाती है। तो म्यूटेशन जो है जीनों की आवृत्ति को परिवर्तित करता है। जीन फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी विद विच अ पर्टिकुलर एलील अकर्स इन ए पॉपुलेशन। तो जीन आवृत्ति वह आवृत्ति है जिसमें एक कोई निश्चित एलील जो है प्रदर्शित होता है या उपस्थित होता है किसी एक पॉपुलेशन के अंदर। द टर्म एलील is employed for any two forms of a gene present on the same locus in the two homologous chromosomes। तो शब्द जो एलील है ये काम में लिया जाता है ऐसे दो प्रकारों के लिए जो कि जीन के होते हैं, यानी किसी जीन के ऐसे दो प्रकारों के बारे में यह जो टर्म एलील है वो यूज़ में ली जाती है। तो वह जीन के जो युग्म होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं एक ही लोकस यानी कि क्रोमोसोम के ऊपर एक ही स्थान पर पाए जाते हैं इन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जो कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम या गुणसूत्रों के ऊपर उपस्थित होते हैं। तो उन्हें हम एलील कहते हैं। तो एलील जो होते हैं दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स यानी उनके समजात जो क्रोमोसोम होते हैं उनके ऊपर ही उपस्थित होते हैं और दोनों का जो स्थान या लोकस होता है वो भी इनमें सेम होता है। तो उन दोनों जीनों को एलील कहा जाता है। इफ़ सर्टेन कंडीशंस एग्जिस्टेड जीन फ्रीक्वेंसीज आर सपोज्ड टू रिमेन फिक्स्ड एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू जनरेशन। यदि सर्टेन कंडीशन एग्जिस्टेड यानी सामान्य परिस्थितियां जो है बनी रहे तो जीन फ्रीक्वेंसी जो है इनको ये माना जा सकता है, यानी जीन आवृत्तियाँ जो है वो हमेशा स्थायी रहनी चाहिए और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है प्रत्येक जनरेशन या प्रत्येक पीढ़ी के अंदर भी ये सेम होनी चाहिए। तो कुछ विशेष परिस्थितियों के अंदर ही ये संभव हो सकता है कि किसी जीन की फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति
हमेशा एक समान बनी रहे, यानी पहली पीढ़ी से लेकर उसके बाद में जितनी भी पीढ़ी आने वाली है वो उसमें सभी में जीन की आवर्ती सेम बनी रहे या स्थायी रहे। Thus, this Hardy-Weinberg law states that allele frequencies in a population are stable। तो हार्डी विनबर्ग लॉ ये कहता है कि एलील की जो फ्रीक्वेंसी या आवृत्तियाँ होती है किसी एक समष्टि के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर, वो स्थायी होती है, यानी ये स्टेबल रहती है। एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और यह पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में यह हमेशा स्थायी या कांस्टेंट रहती है। द जीन पूल, यानी कि टोटल जीन्स एंड देयर एलील इन पॉपुलेशन, यानी किसी पॉपुलेशन के अंदर संपूर्ण जीन कितने हैं और उनके एलील्स कितने हैं, उसे कहते हैं जीन पूल। तो द जीन पूल रिमेन्स कांस्टेंट, तो इसके कारण जो है जीन पूल जो होता है किसी एक समष्टि के अंदर वो हमेशा कांस्टेंट या स्थिर बना रहता है। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम, और इसे जो है हमें हमेशा आनुवांशिक इक्विलिब्रियम या साम्य अवस्था कहा जाता है। हार्डी विनबर्ग लॉ डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम। तो हार्डी विनबर्ग का जो नियम है या सिद्धांत जो है ये निर्भर करता है निम्न प्रकार के जेनेटिक साम्य अवस्था पर। पहला है इसमें द पॉपुलेशन इज इनफिनाइटली लार्ज, तो जो समष्टि है वो अनंत रूप से बड़ी होनी चाहिए। एंड मैट एट रैंडम, और उनमें यादृच्छिक संगम या मैटिंग की प्रोसेस या मैथुन की क्रिया जो है वो रैंडम या यादृच्छिक होनी चाहिए। तो पहली शर्त यह है कि उसमें पॉपुलेशन बहुत ही बड़ी हो, अनंत रूप से बड़ी, और उनमें रैंडम मैटिंग होनी चाहिए। दूसरी इसकी शर्त है नो सिलेक्शन इज़ ऑपरेटिव। इस पॉपुलेशन के अंदर सिलेक्शन या वर्ण जो है वो इनमें नहीं होना चाहिए, यानी नेचुरल सिलेक्शन या दूसरे प्रकार के सिलेक्शन इनमें नहीं होने चाहिए। तीसरी शर्त इसमें ये आती है नो म्यूटेशन इज ऑपरेटिव इन एलील्स, यानी एलील्स के अंदर म्यूटेशन या उत्परिवर्तन की क्रिया इनमें नहीं होनी चाहिए। तो ये भी इसकी तीसरी शर्त है। फोर्थ इसके अंदर आता है द पॉपुलेशन इज क्लोज्ड, यानी पॉपुलेशन जो है बंद होनी चाहिए, बंद प्रकार की, यानी इसके अंदर नो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन अकर, यानी उसमें उत्प्रवासन या आप्रवासन की क्रियाविधि नहीं होनी चाहिए, ऐसी समष्टि होनी चाहिए। मियोसिस इज नॉर्मल, अब इनमें जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो नॉर्मल होना चाहिए या सामान्य प्रकार का। सो दैट चांसेज इज द ओनली फैक्टर ऑपरेटिव इन गैमेटोजेनेसिस, तो इसके कारण जो है जब ये अर्धसूत्री विभाजन इनके अंदर नॉर्मल प्रकार यानी गैमेटोजेनेसिस या इनमें युग्मक निर्माण जब होते हैं तो उसमें केवल एक ही फैक्टर जो है वो काम में आना चाहिए कि उनमें जीनों का आदान प्रदान इनके अंदर नहीं होना चाहिए, जैसे कि रिकॉम्बिनेशन और उसमें लिंकेज क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर और ये लिंकेज की क्रियाविधि इनमें मियोसिस के दौरान, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जब उनमें गैमेट्स बनते हैं उस समय ये नहीं होने चाहिए, यानी नॉर्मल मियोसिस होना चाहिए। The law describes a theoretical situation in which a population is undergoing no evolutionary change। तो ये नियम या जो सिद्धांत है ये डिस्क्राइब करता है एक ऐसी थियोरिटिकल सिचुएशन का या स्थिति का जिसमें पॉपुलेशन एक ऐसी स्थिति में है जिसमें किसी भी प्रकार के उद्विकासीय परिवर्तन नहीं होते हैं। इट एक्सप्लेन्स दैट इफ़ इवोल्यूशनरी फोर्सेज आर एब्सेंट, तो ये नियम ये बताता है कि यदि उद्विकासीय शक्तियाँ यानी ऐसे कारक जो इवोल्यूशन करते हैं, ऐसी शक्तियाँ जो इवोल्यूशनरी हो वो अगर इनमें एब्सेंट हो, द पॉपुलेशन इज़ लार्ज, यानी इसमें समष्टि जो है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए। इट्स इंडिविजुअल्स हैव रैंडम मैटिंग, इनके अंदर जितने भी सदस्य हैं उनमें यादृच्छिक संगम होना चाहिए। ईच पेरेंट प्रोड्यूस रफली इक्वल नंबर ऑफ गैमेट्स, और प्रत्येक पैतृक के अंदर लगभग एक समान संख्या के गैमेट्स या युग्मकों का निर्माण होना चाहिए, यानी मेल और फीमेल गैमेट जो है वो लगभग एक समान उनमें बनने चाहिए। एंड द गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय मैटिंग बाय द मैटिंग पेरेंट्स कंबाइन एट रैंडम एंड द जीन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसके बाद में यह है कि इनमें जो गैमेट प्रोड्यूस होते हैं मैटिंग पेरेंट्स के द्वारा
वो आपस में संयुग्मन हो, रैंडम यानी यादृच्छिक रूप से उनका संयुग्मन हो, और जो जीन फ्रीक्वेंसी है या जीन की आवृत्ति है ये इनके अंदर हमेशा सेम बनी रहे। तो ये शर्तें हैं जो कि हार्डी विनबर्ग नियम का पालन, हार्डी नियम जो है ये इसके अंदर सभी शर्तें उपस्थित होनी चाहिए, तो ही कोई पॉपुलेशन जो है वो इस नियम का पालन करेगी। अगर इसमें कुछ भी चेंज आता है तो वो इवोल्यूशन को प्रदर्शित करता है। देन द जेनेटिक इक्विलिब्रियम ऑफ द जीन्स इज मेंटेन्ड। तो जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम या आनुवंशिक साम्य जो होता है जीनों का, ये मेंटेन रखा जाता है। एंड द वेरिएबिलिटी प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन इज प्रिजर्व्ड। और पॉपुलेशन के अंदर या समष्टि में जो विभिन्नताएं पाई जाती है वो प्रिजर्व रहती है या स्थायी रहती है। तो जब जेनेटिक इक्विलिब्रियम होता है तो उनमें विभिन्नताएं भी स्थायी हमेशा रहती है। सपोज देयर इज ए पॉपुलेशन विद जीन और एलील कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। तो माना कि एक पॉपुलेशन है जिसमें जीन या एलील उपस्थित है, जिसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए ये एक दूसरे के एलील है, यानी सेम लोकस के ऊपर उपस्थित होते हैं क्रोमोसोम के, ऑन वन लोकस यानी एक ही स्थान पर उपस्थित है। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ गैमेट्स विद जीन ए विल बी द सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन स्मॉल ए। तो इस समष्टि के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होगी ऐसे गैमेट्स या युग्मकों की जिनमें कैपिटल ए जीन उपस्थित है, इसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी जो कि स्मॉल ए वाले जितने भी गैमेट्स बनते हैं उन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, यानी कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी स्मॉल ए के बराबर होगी। सिमिलरली द फ्रीक्वेंसी ऑफ गैमेट्स विद स्मॉल ए विल बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन कैपिटल ए। तो इसी प्रकार से सामान्य रूप से जो फ्रीक्वेंसी गैमेट स्मॉल ए वाले होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी जो है कैपिटल ए वालों के बराबर होगी। लेट्स प्रिज्यूम दैट द न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन ऑफ द डिफरेंट जीन इन दिस पॉपुलेशन इज एज फॉलोज। तो मान लीजिए कि इन जीनों का जो न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन है यानी संख्यात्मक जो अनुपात है जो कि दोनों अलग अलग जीनों का है इस पॉपुलेशन के अंदर वो निम्न प्रकार है। तो माना कि ऐसी समष्टि के अंदर ऐसे इंडिविजुअल्स 36% है जिनमें एलील जो है दोनों सेम है, यानी दोनों में ही कैपिटल ए वाले जो इंडिविजुअल है वो किसी समष्टि में 36% उपस्थित है। दूसरे आते हैं स्मॉल ए और कैपिटल ए वाले, यानी ऐसे इंडिविजुअल जिनमें हेटेरोजाइगस स्थिति है उनमें 48% इस प्रकार के सदस्य उपस्थित हैं। और ऐसे सदस्य जिनमें दोनों ही जीन यानी एलील जो है स्मॉल ए है वो वहाँ पर 16% या 16% उपस्थित है। तो जब दोनों ही जीन प्रभावी स्थिति में होते हैं तो इसे हम होमोजाइगस जो है स्थिति कहते हैं, यानी दोनों ही जीन जो है वो प्रभावी है। अब जब एक जीन प्रभावी और दूसरा अप्रभावी यानी स्मॉल ए उपस्थित है तो एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए है, यानी कि एक प्रभावी और एक अप्रभावी है, तो इसे हम हेटेरोजाइगस स्थिति कहते हैं। तो ये हेटेरोजाइगस स्टेज में है और ये कहलाते हैं होमोजाइगस रिसेसिव, यानी समयुग्मजी के होते हैं ये, लेकिन ये रिसेसिव ट्रेट के हैं, यानी कि ये अप्रभावी लक्षणों वाले हैं, तो इसे हम समयुग्मजी अप्रभावी कहते हैं। ये विषम युग्मजी है प्रभावी और ये कहलाते हैं समयुग्मजी प्रभावी। सिंस कैपिटल ए इंडिविजुअल्स मेक अप 36% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो हम ये देखते हैं कि इस उदाहरण के अंदर जो कैपिटल ए वाले समयुग्मजी हैं इस प्रकार के सदस्य पॉपुलेशन के अंदर 36% जो है वो उसका भाग बनाते हैं। दे विल कंट्रीब्यूट अप्रॉक्सीमेटली 36% ऑफ ऑल द गैमेट्स फॉर्म्ड इन द पॉपुलेशन। तो ये जो है संपूर्ण पॉपुलेशन के अंदर जो 36% गैमेट्स बनेंगे उनका निर्माण जो है वो इनके द्वारा होगा, यानी ये कंट्रीब्यूट करेंगे 36% गैमेट
बनाने के अंदर, उस पॉपुलेशन में। दीज गैमेट्स विल पजेज जीन ए, तो ये जितने भी जीन बनाएंगे उन सभी के अंदर जो है कैपिटल ए जीन ही होगा, क्योंकि दोनों ही इसके अंदर जीन जो है कैपिटल ए उपस्थित है। सिमिलरली स्मॉल ए इंडिविजुअल्स विल प्रोड्यूस 16% ऑफ ऑल द गैमेट्स, और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो स्मॉल ए समयुग्मजी अवस्था वाले जो इंडिविजुअल या सदस्य हैं वे बनाएंगे 16% गैमेट्स। जितने भी गैमेट बनेंगे उस समष्टि के अंदर वो 16% जो है वो इस प्रकार के स्मॉल ए वाले जो है वो गैमेट या युग्मक बनेंगे। बट द गैमेट्स फ्रॉम कैपिटल ए स्मॉल ए इंडिविजुअल्स विल बी ऑफ टू टाइप्स, यानी कि ऐसे इंडिविजुअल जो कि विषम युग्मजी अवस्था के अंदर है तो उनमें बनने वाले जो युग्मक होंगे वो दो प्रकार के होंगे। जैसे एक होंगे इस प्रकार के युग्मक जो कि जीन ए यानी कैपिटल ए उसके अंदर उपस्थित होगा, और दूसरे होंगे स्मॉल ए वाले, और दोनों ही लगभग एक समान अनुपात में बनेंगे। तो ऐसे इंडिविजुअल जो है वो दो प्रकार के जीन्स वाले गैमेट बनाते हैं, एक तो होंगे कैपिटल ए के साथ और दूसरे होंगे स्मॉल ए के साथ। सिंस दीज कॉन्स्टिट्यूट टुगेदर 48% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, तो ये जो है हम इसमें देखते हैं कि ये इस प्रकार के विषम युग्मजी जो इंडिविजुअल्स हैं या सदस्य हैं ये मिल के 48% जो है वो पॉपुलेशन का भाग बनाते हैं। दे विल कंट्रीब्यूट 48% गैमेट्स, तो इनका कंट्रीब्यूशन जो है उस समष्टि के अंदर 48% जो गैमेट या युग्मक बनेंगे वो इस प्रकार की समष्टि से बनेंगे। बट आउट ऑफ देम 24% विल पजेस जीन ए एंड द अदर 24% विल हैव जीन स्मॉल ए। लेकिन जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इसके बाद में क्या होगा कि इनमें 24% ऐसे युग्मक बनेंगे जिनमें जीन कैपिटल ए होगा, और दूसरे जो युग्मक बनेंगे 24% उनमें जीन जो है वो स्मॉल ए होंगे। यानी कि ये युग्मक निर्माण के दौरान दोनों ही जो गैमेट्स होते हैं ये अलग अलग एलील जो है ये एलील दोनों अलग अलग हो जाएंगे अलग अलग गैमेट्स के अंदर। तो इस प्रकार से इनमें ये विभाजन हो जाता है। तो 48% जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन गैमेट्स जो है ये 24% जो है दोनों बनाते हैं। थैंक यू सो मच। इसके बाद का भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।